तारिक रहमान ने शपथ ली है और तारिक के साथ कई कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে তারিক রহমান সশস্ত্র চিত্রে শপথ করিতেছি যে সরকারের तारिक रहमान के साथ दूसरे मंत्रियों ने भी शपथ ली है और इनमें हिंदू मंत्री भी हैं, बौद्ध मंत्री भी हैं जिन्होंने शपथ ली। আমি ও নিরাপত্তা বিধান করিব অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া নিকট প্রকাশ করিব না। নবনিযুক্ত आइए अब उनकी तस्वीर आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं बौद्ध मंत्री दीपेन दीवान और हिंदू मंत्री निताई रॉय, इन दोनों ने भी शपथ ली है। तो उम्मीद बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कि उनके दिन ठीक होंगे और वहां जो हिंसा और अत्याचार कट्टरपंथी कर रहे हैं वो रुकेंगे। बांग्लादेश में नई सरकार बन गई, तारिक रहमान ने पीएम पद की शपथ ले ली और इसी के साथ अल्पसंख्यक हिंदुओं को उनका हक भी मिलने लगा है। तारिक रहमान की सरकार में 2 अल्पसंख्यक नेता मंत्रिमंडल में शामिल हुए, एक हिंदू और एक बौद्ध नेता को सरकार में शामिल कर कट्टर सोच को सीधा तमाचा लगा है। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले जमात इस्लामी ने शपथ का बॉयकॉट कर दिया। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यह बांग्लादेश में नए दौर की शुरुआत है जहां कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं। अब आपको मिलवाता हूं कि शपथ लेने वाले हिंदू मंत्री कौन है। बांग्लादेश में तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनकी सरकार में 25 कैबिनेट 24 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। तारिक की मंत्रिमंडल में एक हिंदू एक बौद्ध मंत्री शामिल है। हिंदू नेता निताई रॉय चौधरी हैं और बौद्ध मंत्री दीपेन दीवान है। दरअसल बांग्लादेश चुनाव में 4 अल्पसंख्यक नेता चुनाव जीते। जीत दर्ज करने वालों में 2 हिंदू हैं, 2 बौद्ध नेता शामिल है। निताई रॉय 77 साल के निताई रॉय वकील और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने बांग्लादेश के मगुर-2 इलाके से जीत दर्ज की है और जमात के प्रत्याशी को 30,000 वोटों से हराया है। कट्टरपंथी पार्टी जमात के प्रत्याशी को हराया। वो सबसे पहले साल 1988 में सांसद चुने गए और उसके बाद 2026 में बीएनपी सरकार में मंत्री बने। अगला नाम है दीपेन दीवान चमका, बौद्ध बहुसंख्यक समाज से है वो। उन्होंने दक्षिण पूर्व रंगमती जिले की सीट से जीत हासिल की है। 62 साल के दीपेन दीवान कई साल से राजनीति में सक्रिय हैं। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के सलाहकार सुबिमल दीवान के बेटे हैं और एक तरफ मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक नेता को शामिल किया गया तो दूसरी ओर जमात इस्लामी ने इस शपथ का विरोध किया और तारिक की शपथ ग्रहण में शामिल होने भी नहीं पहुंचे। दावा है कि जमात की हार की वजह से ही शहबाज शरीफ भी इनकी शपथ में नहीं आए हैं और इसलिए जमात ने बॉयकॉट किया है। सुनिए जरा भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं। 17 देशों को संभवतः यह आमंत्रण मिला, हम भी उनमें से एक हैं। और बांग्लादेश में चाहे अवामी लीग हो या बीएनपी हो, उनको भारत के कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके निर्माण में, उनके जन्म में भारत की जो भूमिका रही है उसको कोई भी तथ्य नकार नहीं सकता। लेकिन ये बेहद आवश्यक है कि साउथ एशिया में एक नजीर पेश की जाए ताकि अलग अलग देशों में जो अकलियत है वहां की, वो अपने को महफूज महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे। एक ऐसे निजाम की हम शुभकामनाएं दें। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से ठीक पटरी पर आएंगे। जो हमने देखा पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से, रेडिकलाइजेशन के इन्फ्लुएंस से जो हमें कमी दिख रही थी, वो फिर से उसमें सुधार होगा, यही अपेक्षा है। अब देखिए जरा, न्योता प्रधानमंत्री मोदी को भी आया था लेकिन भारत में इमैनुअल मैक्रो आए हैं, इसलिए पीएम मोदी नहीं गए। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को भेजा गया है। स्पीकर ओम बिरला पहुंचे, बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान से उन्होंने मुलाकात की है। अब सवाल यह है, जो हालात बने हुए हैं, इस हालात में आखिर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते क्या सुधरने वाले, क्या रिश्ते बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। आज तारिक रहमान की शपथ ग्रहण में बिरला साहब पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी का बधाई संदेश तारिक रहमान को दिया। इससे पहले भी तारिक की जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। दोनों ने फोन पर बातचीत की, रिश्ते मजबूत करने पर फोकस किया था। कई बार बांग्लादेश की तरफ से ऐसे ही संदेश दिए गए। कुछ दिनों पहले तारिक रहमान ने भारत से रिश्ते पर कहा था, हम हमेशा राष्ट्रीय हित, लोगों की भलाई को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने संतुलित तरीके से रिश्ते सुधारने की बात कही है। इसके अलावा बीएनपी नेताओं ने भी भारत के पक्ष में बयान दिया। बीएनपी नेता हुमायूं कबीर ने कहा, हमें रिश्ते रीसेट करने चाहिए। वहीं बीएनपी नेता फखरुल ने कहा, हम भारत से बातचीत जारी रखेंगे, हम भारत से युद्ध नहीं कर सकते। ये बातें पागलपन भरी हैं। इससे पहले भी दोनों देशों ने मतभेदों के बाद मजबूत रिश्ते बनाए रखे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीएनपी नेता। हमारी विदेश नीति किसी खास देश को लेकर अलग नहीं है। हमारी नीति सबके लिए समान है। ये दोनों देशों की आपसी साझेदारी और आपसी सम्मान पर निर्भर करता है। तो अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर निकलते हैं, गाड़ी चलाते हो तब भी सावधान रहिए और पैदल चल रहे हैं तब भी सावधान रहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, भारत में एआई का महाकुंभ। भारत में एआई समिट हो रही है और उसकी तस्वीर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई इंपैक्ट समिट में पहुंचे।
और एआई समिट में जो देखने वाला है वो तस्वीरें देखिए। Since you can see the hands are moving in a way that kind of दिल्ली के भारत मंडपम में एआई का महाकुंभ लगा है। इसमें कई ऐसे खास रोबोट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल होंगे, जैसे कि ये केआई रोबोट है जो हर तरह के काम करने में सक्षम है। ये डांस कर सकता है, आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपको किसी चीज में दिक्कत हो तो उसके बारे में बता सकता है, पढ़ा सकता है। इंसान जैसे व्यवहार और क्षमताओं की वजह से इसकी खूब चर्चा हो रही। आने वाले समय में स्कूल कॉलेजेस में ऐसे रोबोट्स आपको पढ़ाते हुए भी दिखेंगे। इसके साथ ही रोबोटिक डॉग ने भी अपना ध्यान सभी की ओर खींचा है। देखने में इसका आकार कुत्ते जैसा है जो खास परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह लगातार 24 घंटे तक किसी भी जगह से लाइव तस्वीरें और वीडियो भेज सकता है। मान के चलिए कहीं किसी इलाके में संदिग्ध वस्तु मिली, उस जगह रोबो डॉग जा सकता है और कंट्रोल रूम तक सीधे फीड भेज सकता है। भारत में कई खेल प्रतियोगिताओं में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। कई देशों की सेनाएं निगरानी के लिए इनका उपयोग करने लगी। अब अस्पतालों में ऑपरेशन और इलाज के लिए भी रोबोट के इस्तेमाल होने लगे। एआई समिट में ऐसे रोबोटिक मशीनें भी दिखाई दी हैं। दावा है कि रोबोट्स अब 30 सेकंड में कैंसर के बारे में भी पता लगा सकते हैं। रोबोट समय के हिसाब से मरीज को दवाई दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मदद के लिए कई जगह छोटे रोबोट तैनात भी किए गए। अस्पतालों के रोबोट्स की कीमत 40,000 से 21 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसी तरह कुछ साइबरनेटिक रोबोट भी समिट में दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे रोबोट होते हैं जो लगातार फीडबैक पर फोकस करते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल में बिल काटना, सामानों की कीमत बताना, इसी तरह इंडस्ट्री में पार्ट्स उठाना, उन्हें एक साथ जोड़ना और खुद गलतियों को देखकर उसे ठीक करना, यह इसका मेन फंक्शन है। इसी तरह डांसिंग रोबोट भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। डांस करने वाले रोबोट एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में काम आते हैं, लोगों के मेंटल हेल्थ सुधारने और थेरेपी में भी मदद करते हैं।